की अस्मितावाद की राजनीति है, जातियों का और जातिगत राजनीति का जिस तरीके से बोलबाला है, तो सब अपनी पहचान और जातिगत बोध के साथ अलग अलग खेमों में खड़े हैं। मुस्लिम प्रतिनिधित्व या मुस्लिम जो आबादी है लार्जर, वो अपना स्वतः स्फूर्त लीडरशिप चाहती है। वो किन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरीके देखती नहीं, मगर वो मजबूर है, कई बार वो इस तरीके से फंस गई है। लेकिन सुराज कई जगहों पर बहुत क्रूशियल जंक्चर पर खड़ा है। जातिगत पहचान किसी का टूटा नहीं, किसी का दर का नहीं, सब उन जगहों पर इंटैक्ट हैं। जब मैं मोकामा में हूँ, दोनों ओर से बाहुबली बनाम बाहुबली है, और पिछली बार का बाहुबली अब दूसरे खेम में चला गया है, और लोग उसकी प्रतिबद्धताओं के हिसाब से, अपनी जातिगत प्रतिबद्धताओं के हिसाब से वोट उसके पाले में डाल रहे हैं। साल 2025 का चुनाव सिर्फ ये नहीं तय करेगा कि बिहार के गद्दी पर कल को कौन बैठेगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि चीजें आप देख रहे हो जिस तरीके से 25 है, उसके बाद आपको असम और बंगाल की ओर चुनाव बढ़ेगा, और ये सब कुछ 25 जो है 29 को निर्धारित करेगा। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बिहार में चुनावी हवाएं किस तरफ बह रही हैं? बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन मुद्दा क्या है जिस पर वोटिंग होने जा रही है? बिहार का नौजवान क्या सोच रहा है? बिहार में नीतीश कुमार के लिए चुनावी हवाएं बहुत तेज बह रही हैं या तेजस्वी यादव के लिए? भाजपा का कैंपेन कैसा है? नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं, उन सारे सवालों पर चलिए इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक ऐसे रिपोर्टर से जो कई साल से बिहार से लगातार रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, जमीनी पत्रकार हैं, नाम है विष्णु नारायण। इस समय इन सारे विषयों पर बातचीत करना और भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आज बिहार विधानसभा चुनाव का आधा हिस्सा पूरा हो गया है। 2 चरण में विधानसभा चुनाव होने तय थे और एक चरण आज पूरा हो गया है। 121 विधानसभा सीट पर चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है और उनके नतीजे ईवीएम में कैद हो गए हैं। विष्णु जी, आपसे पहला सवाल ये होगा कि अब की बार हम देख रहे हैं कि जो वीडियो वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा बिहार की गरीबी दिखाई, जबकि आंकड़ों में वो दर्ज है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी 5 से 6 हजार रुपए है, और जिस समाज की आमदनी इतनी ज्यादा कम होगी, कुछ कुछ जिलों में तो बहुत ही ज्यादा कम है, उस समाज की स्थिति तो भयावह होगी ही होगी। तो थोड़ा आप ये बताइए कि अब जब वीडियो के माध्यम से ये गरीब जनता तक पहुंची है, तो क्या ये गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली आपको सुनाई दे रहा है कि ये वोट में भी तब्दील होकर के आएगी? कुछ ऐसा नजर आया आपको? अजय, ये कहना जो है एक तरीके से बहुत जल्दबाजी होगी कि सारे मुद्दे, जिन मुद्दों पर ये तमाम मीडिया चैनल्स इस बीच जिस तरीके से लॉन्च हुए, और या पुराने भी जो हैं और उनके रिपोर्टर्स इस बीच, आप न सिर्फ देसी लोकल यूट्यूबर्स बल्कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी बिहार की सरजमी में जहां तहां भटक रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों की कैतियों को एक तरीके से दर्ज कर रहे हैं। बिहार में बात करने वालों की कमी नहीं है, जब आप इस बात को कहें, और न मुद्दों की कमी है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट को, एक रिपोर्टर को क्या चाहिए होता है? बात करने के लिए ग्राउंड पर लोग और मुद्दों पर बात करने के लिए लोग, तो वो दोनों जो है भरपूर मात्रा में बिहार में आपको मिलते हैं। कोई भी कैसा भी माइक लेकर के चले, और इस बीच जिस तरीके से यूट्यूब की दुनिया में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने वाले, वीडियो क्रिएट करने वालों की संख्या बढ़ी है, तो हर तरह की बकैतियां जो हैं वो ग्लोबल हो गई हैं कि कब कहां कौन सी चीज कह दे और कब कौन सी चीज मीम और रील में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि इस बीच मैं जिस इलाके में हूं, वहां भी फर्स्ट फेज में ही वोट हैं। मोकामा विधानसभा, बगल में बाढ़ है, बख्तियारपुर है, और मोकामा इस बीच जिस तरीके सुर्खियों में रहा, ऐसा लगा कि दिल्ली से या दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई पत्रकार चला और वो मोकामा पहुंच जाने के लिए और एक व्यक्ति विशेष का इंटरव्यू करने के लिए आया था। उससे उसने कौन से सवाल पूछे, जनता से जुड़े हुए या उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर के कौन से सवाल पूछे, जिन किसी जर्नलिस्ट ने पूछा भी तो आपने देखा भी होगा कि ऑन कैमरा ही उन्हें किस तरीके से धकियाया जाने लगा, उन्हें स्क्रीन से बाहर किया जाने लगा। तो इस तरीके की बातों के बीच में जो है बिहार का चुनाव हो रहा है। मुद्दे अंततः जो है वो बहुत हद तक गौण हो गए हैं। अस्मितावाद की जो पूरी राजनीति है, पहचान की जो पूरी राजनीति है, हर अलग अलग जगहों पर जो पहले से यथावत थी,
वो यथावत है। अब इसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो नए नए इक्वेशन समीकरण को साधने की और उभारने की कोशिशें करती हैं, वो अपने तरीके से कर रही हैं। कुछ पहले से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अलग अलग गठबंधन के स्वरूप में हैं, वो टिकटों का जिस तरीके से बंटवारा किया है, तो मैं कहूंगा कि मुद्दे जो हैं वो कुछ हद तक छौंका का काम करते हैं। बाकी जो बिल्कुल। सामाजिक समीकरण है वो दाल है, तो दाल में छौंका उतनी ही भूमिका अदा करता है टेस्ट में। अगर सिर्फ दाल नहीं होगी, कितनी भी पनियल दाल हो, उसमें अगर आप छौंका लगाते रहें तो क्या वो दाल आपको अच्छी लगेगी खाने में? तो बिल्कुल बिल्कुल। मूल बात जो है वो सामाजिक समीकरण ही है, इधर की बात हो उधर की बात हो। अब इसमें तीसरी या कई जगहों पर चौथी बात निकल निकल करके आ रही है, छन छन के आ रही है कि वो कितना बड़ा रेशियो होगा। जैसे मैं जिस मोकामा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी इस दौरान हूँ, वहां पर आपने देखा होगा कि बाहर बाहर से देखने में लगता है कि दो बाहुबली तो टकरा ही रहे हैं, जो कि अपने तरीके का सच भी है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल है उसने अनंत सिंह को टिकट दिया है। दूसरी ओर का जो खेमा है जो विपक्ष का है, वो सूरजभान सिंह एंड फैमिली को, दोनों लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, जग जाहिर है। वहीं तीसरा जो उम्मीदवार एक जन स्वराज पार्टी ने दिया है, इस बीच वो बहस में आए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर एक व्यक्ति की हत्या हुई, दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, उसके बाद से वो एक इंटरनेशनल न्यूज बन गया, पूरे देश भर का मीडिया जो है मोकामा आने लगा। हालांकि उससे पहले ही वो आ रहा था, और वो यहाँ की आम जन समस्याओं पर, चाहे वहाँ का रेफरल अस्पताल हो, यहाँ के कोई स्कूल की समस्या को लेकर के, या फिर पूरा इलाका जो आप देखेंगे टाल का इलाका है, मतलब दलहन की खेती के लिए कहा जाता है कि पूरे एशिया को, देश भर को दाल खिला सकता है, उसमें वहां पहुंच करके, या पूरा ये जो इलाका है वो एक दौर में रोजगार धंधे के लिए, उद्योग धंधे के लिए जाना जाता था। मोकामा मतलब इंडस्ट्रियल जोन हुआ करता था। ये एक तरीके से नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के मुहाने पर खड़ा ये जो कस्बाई शहर है, यहाँ कभी भारत वैगन हुआ करता था, कभी बाटा की फैक्ट्रीज, कभी टैनरीज थी। तो इस तरीके की बातों के बीच में मैकडॉवेल था, जो कि शराबबंदी के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो ये कहीं मुद्दे नहीं थे। पहचान की राजनीति की एक तरफ कोई मूछ ऐंठ रहा है, एक तरफ कोई 47 की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ 56 की बात हो रही है। तो इसमें मुद्दे जो हैं वो गौण है। यही कमोबेश स्थिति है। जैसे आप देखेंगे कि जो सत्ता पक्ष है वो किस तरीके से जो है सारी बातें कह रहा है कि नौकरी, रोजगार, दोनों ओर से तरह तरह की बातें हैं, और आम जनमानस जो है वो इसमें बहुत विश्वास नहीं कर पा रहा है। जैसे जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे, तो जो एक आम मतदाता है जो किसी तरीके की जातिगत या अस्मितावाद की राजनीति में नहीं फंसा हुआ है, वो पूछ रहा है ऐसा कैसे संभव है कि तेजस्वी यादव जो ये बात कह रहे हैं कि हर घर में हर परिवार को एक नौकरी मिलेगा, इस पर ज्यादा भरोसा नहीं बन पा रहा है। क्या ये जी। बात पहुंची भी है लोगों तक? और उसके बाद जो भरोसा नहीं बन पा रहा है, इसको थोड़ा देखिए, साफ कीजिए क्यों? पहुंची जरूर है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक तरीके के बैकलॉग के साथ आ रहे हैं। उनके साथ जो लिगेसी अटैच्ड है, जो उनके पिता लालू प्रसाद की है, जिनका 15 साल का शासन काल रहा है बिहार के भीतर, तो एक आधार वोट उनको सिरे से खारिज करता है। जो आधार वोट, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अस्मितावाद की राजनीति है, जातियों का और जातिगत राजनीति का जिस तरीके से बोलबाला है, तो सब अपनी पहचान और जातिगत बोध के साथ अलग अलग खेमों में खड़े हैं। तो लालू प्रसाद के साथ एक टैग अलॉन्ग लगता है कि भाई वो तो जंगल राज, उनका राज लौटेगा। प्रधानमंत्री से लगाया था, आपने देखा होगा जो उनका भी पक्ष है, उनके सारे बड़े नेता इस पूरे सिलसिले पर उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। मगर तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए पिछली बार 15-17 महीनों के लिए, और जिस तरीके से नौकरियां दी, क्योंकि आपको ख्याल होगा पिछला विधानसभा चुनाव हम आप सब लोग देख रहे थे, तब भी 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात तेजस्वी यादव ने कही थी। तब भी यही जो विपक्ष था, जो आज सत्ता पक्ष है एक तरीके से उनके बरक्स, तो वो कहता था कि कहां से लाओगे पैसा, क्या बाप घर से लाओगे, क्या जेल से लाओगे। मगर जब तेजस्वी यादव इन्हीं नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आए 17 महीने के लिए, तो उन्होंने नौकरियों को देना सुनिश्चित किया। जब सुनिश्चित किया तो इसका एक ऑब्वियस एडवांटेज उनको लोकसभा चुनाव में भी मिला। मगर चूंकि विधानसभा चुनाव अब हैं, तो इसमें सामाजिक समीकरण को और साधना पड़ता है, जातिगत समीकरण को और बेहतर तरीके से साधना पड़ता है। तो जो दल या जो गठबंधन इसको बेहतरीन तरीके से साध रहा है, वो अपेक्षाकृत आपको सफल दिखाई पड़ेगा।
अब इसमें आपको बातें आई, क्योंकि आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष है वो भी बहुत दबाव में था, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस मोमेंटम के साथ चल रहे थे, या पिछले लोकसभा चुनाव में वो मोमेंटम दिखा, क्योंकि वो एक नौकरी मैन की छवि, उनका जो पूरा रैंक एंड फाइल है वो उनकी इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश में लगा है। मगर जो विरोधी खेमा है वो यही कहता था कि ये लोग कैसे नौकरी दिए, सत्ता तो हमेशा नीतीश कुमार के पास रही, मुख्यमंत्री तो वही रहे, तो उन्होंने सुनिश्चित किया। बाद के दिनों में आपने देखा होगा कि नौकरी रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, इस आशय के पोस्टर्स पूरे बिहार भर में लगे। अभी भले ही वो पोस्टर्स हटा दिए गए हैं, मगर पटना की सड़कों पर आप घूमते जहां तहां, और इवन कि आपने देखा होगा कि जिस दिन सत्ता से बाहर हुए या सत्ता से च्युत हुए तेजस्वी यादव, उसके अगले दिन ही अखबारों में हमने किया है, हम ही करेंगे, इस आशय के सारे पोस्टर्स जो है आपको अखबारों में प्रचार दिखा था, जो राष्ट्रीय जनता दल के खेमे की ओर से था। तो यही समझने की और समझाने की मैं दर्शकों को जो है आपके माध्यम से, अपने माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे में सब अपनी अपनी जातिगत जो पहचान है उसके साथ खड़े हैं वो, हाँ, और लेकिन ये पहचान दरक भी रही है, नए तरीके से समीकरण बन रहे हैं, कुछ समीकरण पहले से हैं जो वो टूट रहे हैं। तेजस्वी यादव जो हैं इस बीच जब ये बातें कह रहे हैं तो एक विश्वास करने के पास लोगों के पास वजह भी है, लेकिन ये सत्ता जो है जिनके पास, वो भी इन सारी चीजों को बेहतर समझते हैं। इसलिए भी आपने देखा होगा कि भले ही नीतीश कुमार ये कहते रहे हो कि कभी बिजली बिल जो है माफ नहीं किया जा सकता है, और ये सदन के पटल पर कहते रहे, मगर उन्होंने 125 यूनिट, चूंकि विपक्ष जो था वो कह रहा था कि 200 यूनिट बिजली बिल जब वो आएगा सत्ता में तो माफ करेगा, तो 125 यूनिट। हाँ, उस पे आने से पहले थोड़ा इसी बात को हम कंप्लीट कर लें। ये जो नौकरियों का श्रेय है नीतीश जी भी लेते हैं और तेजस्वी जी भी लेते हैं, और थोड़ी छानबीन की मैंने तो मुझे इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई दिया कि नौकरियां तकरीबन 4 से 5 लाख के आसपास से मिली हैं, इससे ज्यादा मिली नहीं है। और जमीन पर भी ये लगता है कि जो जिसका समर्थक उस हिसाब से बोलता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक चीज देखते हैं कि तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में जो उनका आकर्षण था और आज जो उनका आकर्षण है, तब से लेकर अब तक यही बात कही जा रही है कि तेजस्वी जब आएंगे तो नौकरियां देंगे, और एक बीच में ये बात कही कि उन्होंने नौकरियां दी। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम सोशल मीडिया की दुनिया और प्रवक्ताओं और वक्ताओं की दुनिया को छोड़कर के जमीन पर आते हैं, तो मेरे देखने से तो ये नजर आया कि वो जो आकर्षण है थोड़ा सा कमजोर हुआ है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, वो आकर्षण कमजोर हुआ है, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि जो जातिगत पहचान है वो सिर चढ़ करके चुनाव के वक्त बोलने लगती है। अलग अलग जगहों से जो सोशल मीडिया पर, इस बीच सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है कि वहां अपनी बातें लोग कहते हैं और दूसरों की खिंचाई भी करते हैं, दूसरों को ट्रोल करते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ, चूंकि सबसे बड़ा दल है उनका और रैंक एंड फाइल के मामले में भी वो दुरुस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने की लड़ाई वो लड़ते हैं कई एक जगहों पर। नीतीश कुमार जिस तरीके के तौर तरीके से पॉलिटिक्स करते हुए आते हैं, उसमें जो उनका रैंक एंड फाइल है वो बहुत ज्यादा आक्रामक इस तरीके से होता नहीं, लेकिन वो जिसके साथ चले जाते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि वो सिर्फ पासंग की भूमिका में नहीं है, वो अपने साथ एक सर्टेन वेट और वोट लेकर के जाते हैं। लोग उनको पासंग करार देते हैं, मगर वो सिर्फ पासंग भर नहीं है, वो एक सर्टेन वेट और वोट को बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। पासंग कहने का मतलब होता है कि कई बार जब वजन होता है दोनों तरफ, जो वजन 1 किलो 2 किलो, तो पासंग बहुत छोटी यूनिट होती है कि वो जिधर रख दी जाती है वो पलड़ा जो है लरक जाता है या झुक जाता है। तो नीतीश कुमार को इस तरीके से पासंग की तरीके से कई राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार उन्हें कहते हैं। मैं कहता हूं कि सिर्फ वो पासंग भर नहीं है, बिहार की राजनीति को जो जानते समझते हैं वो एक सर्टेन वेट और वोट लेकर के चलते हैं, इसलिए भी वो दोनों गठबंधनों को स्वीकार्य होते हैं, उनका चेहरा स्वीकार्य होता है। इस बीच जब उनके स्वास्थ्य की तमाम बातें चल रही हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं, प्रधानमंत्री जब पटना के भीतर रोड शो में आ रहे हैं तो वहां और तमाम लोग दिख रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे हैं। ललन सिंह उनके साथ हैं, ललन सिंह इस भी जेरे बहस हैं, जिस तरीके से मोकामा का पूरा हत्याकांड रहा, अनंत सिंह को जेल हुई, और अनंत सिंह को जेल होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से मोर्चा संभालने की बात कही, और चुनाव आयोग ने उन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR तक कर दिया है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये जातिगत पहचान किसी का टूटा नहीं,
किसी का दर का नहीं, सब उन जगहों पर इंटैक्ट हैं। जब मैं मोकामा में हूँ, दोनों ओर से बाहुबली बनाम बाहुबली है, और पिछली बार का बाहुबली अब दूसरे खेमे में चला गया है, और लोग उसकी प्रतिबद्धताओं के हिसाब से, अपनी जातिगत प्रतिबद्धताओं के हिसाब से वोट उसके पाले में डाल रहे हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है, लोगों को समझाने का तात्पर्य है कि मुद्दे जो हैं वो एक तरीके से छौंके का ही काम कर रहे हैं। अब इसमें कौन बेहतरीन तरीके से जातिगत समीकरणों को साध पाएगा, अति पिछड़ी जातियों को, एससी कम्युनिटीज को कौन बेहतर तरीके से कैटर कर पाएगा, कौन अपने रिबेल्स को संभाल पाएगा। जैसे जो सत्ता पक्ष है, आपने देखा होगा कि कई एक जगहों पर ऐसी खबरें आई, भारतीय जनता पार्टी से कई लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि जाहिर है कि बिहार में सबको स्टेटस को तोड़ने के लिए तो चुनाव लड़ना है, और जब चुनाव लड़ना है तो आपको जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज या गठबंधन दिखाई पड़ता है, आप वहां के पहले उम्मीदवार होना चाहते हैं। और जब किन्हीं भी परिस्थितियों में आप वहां उम्मीदवार नहीं हो जाते और थोड़ा बहुत रुपया पैसा हो जाता है, आपकी थोड़ी पहचान बन जाती है, तो आप चाहते हैं कि किसी तरीके से निर्दल भी खम ठोक दिया जाए। और जब आप ये सोचते हैं तो उसके लिए कई बार आप निर्दल, कई बार जो आपने देखा होगा कि जनसुराज ने बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों को अपने पक्ष में किया, अपने पाले में किया, या इस बीच कहीं तेज प्रताप कुछ कोशिश कर रहे हैं। आप जिस इलाके में आते हैं, गोपालगंज से मोतिहारी वाला इलाका, या मैं जिस इलाके से रोहतास और कैमूर के इलाके से ताल्लुक रखने वाला जो लार्जर शाहाबाद है, तो वहां देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवारी जो है लोगों को बहुत आकर्षित करती है। 5-1 सालों तक जो है बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवारी लिए या उम्मीदवारी की आकांक्षा में लोग मेहनत करते हैं, जीत भी जाते हैं, जीत के नजदीक तक पहुंच जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि रिबेल्स को कौन बेहतरीन तरीके से संभाल पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम रिबेल्स संभाले हैं। अच्छा, और एक बात बताइए, एक और बात बताइए कि तेजस्वी यादव के संदर्भ में ही एक चीज तो दिख रही है बहुत लंबे समय से, आपने भी देखी होगी 4-5 महीने पहले या साल भर से, कि इनका तो यही कहना है कि नीतीश कुमार के कि हमने सड़कें बनवा दी, हमने बिजली ला दी, हमने विकास किया, और बाकी जंगल राज का एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगातार बजता ही रहता है। तो थोड़ा ये बताइए कि जब ये खुला था तस्वीर, हमारे सामने ये दिख रहा है कि ये है जिस पर विपक्ष हमारे ऊपर हमलावर हो रहा है, तो जो ये महागठबंधन की कैंपेनिंग थी, ये जो कैंपेनिंग है, क्या आपको लगता है कि उससे मजबूती से लड़ने के लिए इनकी कैंपेनिंग उस तरह से हुई? कुछ नजर आया आपको? नहीं हुई। आपको जितना बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन या साठ-गांठ आपको दिखानी चाहिए थी, आपने देखा था कि एसआईआर का पूरा मुद्दा, और उस पर जिस तरीके से बिहार की सड़कों पर एक तरीके का उबाल भी था, गुस्सा भी था, क्षोभ भी था, तरह तरह की चीजें देखी कि विपक्ष ने उस मुद्दे को अपने तरीके से हैंडल किया, उठाया। उस पर नेता प्रतिपक्ष के बतौर यहाँ तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी, जिन पर हमेशा ये लगा रहा कि ये तो बाहर रहते हैं, बिहार को सीरियस नहीं लेते, बिहार जो कि एक क्रूशियल स्टेट है देश भर की राजनीति के लिहाज से, आप देखेंगे कि साल 2025 का चुनाव सिर्फ ये नहीं तय करेगा कि बिहार के गद्दी पर कल को कौन बैठेगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि चीजें आप देख रहे हो जिस तरीके से 25 है, उसके बाद आपको असम और बंगाल की ओर चुनाव बढ़ेगा, और ये सब कुछ 25 जो है 29 को निर्धारित करेगा कि सीएम कौन बना रहेगा, नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की बैसाखी पर इस समय केंद्र की सरकार टिकी हुई है। पांच एक भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, उनके आधार पर जो है देश की सत्ता चल रही है। तो बहुत क्रूशियल है बिहार, और बिहार को जो भी जानते समझते हैं, बिहार बहुत सारी चीजों को यूं भी तय करता है। जैसे यहाँ इस दौरान आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आकर के जबरदस्त तरीके से कैंपेन करने की कोशिश में लगे, क्योंकि वो समझते हैं कि बिहार के होने का, क्योंकि नीतीश कुमार को यूं ही वो लोग अपने पाले में नहीं लाए थे, अपने खेमे में नहीं लाए थे, उनको अपने तरीके से साधना चाहते थे, मगर उनको साधने में सफल जो है वो भारतीय जनता पार्टी रही। इसके बावजूद कि आप उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, एन मौके पर राम मंदिर के उद्घाटन और शिलान्यास की सारी बात आई, और उसके बाद भी आप नीतीश कुमार जो कि दूसरे खेमे में थे, और आप देखते होंगे कि उस दौरान किस तरीके का एक तीखा कन्फ्रंटेशन बंगाल से लेकर के झारखंड और बिहार से भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने की बातों के बीच में नीतीश कुमार को साध लिया। तो फिर मैं कहूंगा कि इस बीच जो एक यूथ है वो अपने भीतर तरह तरह की, उसके भीतर एक चर्निंग हो रही है। आरजेडी के साथ एक हमेशा टैग अलॉन्ग रहता है कि MY, है ना, बिल्कुल। तो इस बीच तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो महिला और यूथ है जो हमारा
वोट बेस है, और उस यूथ में और महिला के बीच में एक तरीके का कन्फ्रंटेशन चल रहा है। महिलाओं को साधने के लिए ये अपने तरह के सच है कि नौकरी और बेरोजगारी के सवाल पर एनडीए की गवर्नमेंट को जितना काम करना चाहिए था, चाहे वो देश के स्तर पर या राज्य के स्तर पर, वो उसने नहीं किया। तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कुछ कुछ करते हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, मगर उसके बावजूद जो जातिगत प्रतिबद्धताएं हैं और उनके पिता की जो पुरानी लेगेसी है, वो बहुतेरे लोगों को उनकी तरफ जाने नहीं दे रही, या कम से कम यदि वो जाते हुए जाना चाह भी रहे हैं तो उन्हें रोक दे रही है। यानी कि आपकी एक बात निकलती है कि किसी न किसी तरह से अगर वो लेगेसी से कुछ ऐसा डिलिंक होता जिससे उनकी एक अपनी पहचान स्थापित हो पाती, तो संभवतः मामला बन सकता था। लेकिन ये बहुत ही कपोल कल्पना टाइप बात है। देखो, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि जो पूरा कैंपेन था राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का, उसमें जिस तरीके से लालू प्रसाद को सिरे से जो है गायब किया गया, मैं ये जब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो हर सीन और पिक्चर से अनुपस्थित थे और उन्हें एक तरीके से बाहर किया गया। कहा गया कि ये तेजस्वी का दौर है, नए तरीके से चीजें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें, उन भाषणों में भी बहुत संतुलित रहना, बहुत कम बोलना, पढ़ाई लिखाई, कमाई दवाई, सिंचाई, कार्रवाई। मगर इस बीच अपने जो उनका पूरा कैंपेन चला, और लालू प्रसाद पिछले लोकसभा चुनाव से बाहर हैं और उपस्थित हैं, सीन में हैं। टिकटों के बंटवारों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भी उन्होंने टिकट बांटे, इस बीच भी आपने देखा कि टिकटों के बंटवारों में कितनी देरी हुई महागठबंधन के खेमे से, कितना केओस और कंफ्यूजन रहा। वो टिकट भी जो बटे वो कहां से बटे, किसके साथ वो तस्वीरें जारी हुई। लालू प्रसाद वो खुले तौर पर टिकट बांट रहे थे, लालू राबड़ी आवाज से बट रहा था, समीकरणों को साध रहे थे। कई एक ऐसी सीटें हैं जहां अभी भी महागठबंधन खेमे के भीतर केओस कंफ्यूजन है। अभी आज तक, कल तक गौड़ा बौराम सीट को लेकर के, अभी चैनपुर एक विधानसभा है, वहां कई जगहों पर आप फ्रेंडली फाइट्स कर रहे हैं। जब बैटल फील्ड हो और बिहार जैसा क्रूशियल स्टेट हो, तो आप और आमने सामने की लड़ाई जनता भी देखना चाहे और उसमें कूदना चाहे, इन्वॉल्व होना चाहे, तो ऐसे में आप उसके सामने यदि फ्रेंडली फाइट का सिनेरियो देते हैं तो आप कहीं ना कहीं उनके साथ जो है किस तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। आप उनको, जनता को इस तरीके से सीरियस नहीं ले रहे। नरेंद्र मोदी की जितनी भाषण थे उनका मैंने देखा अखबारों में जो छपते रहते हैं, उनके बातों में तीन ही चीज महत्वपूर्ण है कि सामने वाला परिवारवाद का प्रतिनिधि है, दूसरा जंगल राज का प्रतिनिधि है, तीसरा जमीन के बदले नौकरी दिया, वगैरह वगैरह भ्रष्टाचार की चीजें। यही तीन बातें वो लगातार करते रहते हैं और इस आधार पर उन्होंने अपनी पूरी कैंपेनिंग की है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो वही सिरा है कि बस इनको लांछन लगा करके इनको हटा देना है, यही पॉलिटिक्स है इनकी? वो तो है ही, वो हमेशा से होती ही है और कोई आज की बात नहीं है, क्योंकि मतलब नीतीश कुमार के 20 साल के कामकाज पे बहुत कम ही चर्चा हुआ, उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, वही सड़क बिजली वाली बात होती है, ज्यादातर इसी पर बात हो रही है। अगर इसी पे लगातार बात होती रहे और मीडिया उनके कब्जे में है, तब तो स्थिति हमेशा नैरेटिव का कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा, कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो अपने बरक्स एक तरीके का हमेशा दुश्मन खड़ा करती हैं और खड़ा करना चाहती हैं। कई बार वो अनुपस्थित हो तब भी उसको ला करके बाइनरीज में स्थापित करती हैं और अलग अलग ऑप्टिक्स को अपने हिसाब से उभारती हैं। नीतीश कुमार का शासनकाल इतना लंबा शासनकाल रहा, मगर उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। उनके प्रशासन संभालने के तौर तरीकों में किसी तरह की कमी खामी, कुछ डिलीवर किया नहीं किया, ये चीजें हो सकती हैं उनके साथ, लेकिन उनके साथ वो अपने परिवार को भी इस तरीके से, भले ही आज उन पर अलग अलग परिवारों का कब्जा हो या भले ही उनके टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे परिवार इस तरीके से घुसते हुए दिखाई पड़े जिनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, मगर कम से कम पर्सनल प्रॉपर्टी को गेन करने का और बढ़ाने का कोई आक्षेप आरोप जो है वो नीतीश कुमार पर नहीं लगता। अभी हम बख्तियारपुर में थे, उससे पहले उनके गांव भी गए, है ना, तो वहां ये नहीं दिखता है कि कोई व्यक्ति अचानक से, और यहाँ तो हम देखते हैं कि एक आदमी कहीं पार्षद बन जाता है जिला का, कोई मुखिया बन जाता है, तो उसके सामने 2-3 स्कॉर्पियो और उसका घर एकदम से जो है बड़ा से और बड़ा हो जाने लगता है। लेकिन नीतीश कुमार के गांव घर आप जाएं, अभी बख्तियारपुर में थे जहां नीतीश कुमार अभी वोट डालने के लिए पहुंचे थे, वहां भी एक तरीके से उस घर में जहां वो रहे हैं
कोई ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कोई बहुत ऐसा दिखे कि आपको बंगला बना लिया, मगर यहीं पर लालू प्रसाद तो जो हैं सो हैं। उनके इर्द गिर्द बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो कि विधायक बने, और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों से जब विधायक बने तो आज उनका लग रहा है कि महल खड़ा हो गया है। तो क्या आम जनता इस बिल्कुल बात को क्या रिसीव नहीं करती है? बिल्कुल क्योंकि सही कहा। आप तो कहते हैं कि हम गरीब गुरबों की पार्टी हैं, पिछड़े अति पिछड़ों की पार्टी हैं, तो गरीब गुरबा उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखता होगा क्या? कि यदि बिल्कुल आप सही। अचानक से आए और आप पर भी तरह तरह के आरोप आक्षेप हैं, है ना, आप भी चुनाव नहीं लड़ सकते, से बातों के बीच में आपका महला दो महला वो जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपकी गाड़ियों की कतार जो है बढ़ती चली जा रही है। पिछले चुनाव में यदि नेताओं के लिए फॉर्च्यूनर था, एक बड़ी गाड़ी हुआ करती थी, तो इस बीच डिफेंडर और रेंज रोवर आ गया है। तो क्या आप बिल्कुल जनता को बिल्कुल ये मान करके बैठे हैं कि एकदम जनता सही। आप कुछ भी, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से अभी हमने बातचीत की शुरुआत की, शिवहर का तो जिक्र नहीं करें, मोकामा और पटना तो अब एक तरीके से इंडस्ट्रियल जोन में आता था, मगर आप 6,000 रुपए प्रतिमाह पर कैपिटा इनकम है, बिल्कुल। और वहां आप देख रहे होंगे और किस शिवहर में तरीके तो से है। स्थिति बहुत खराब है, शिवहर में तो स्थिति बहुत खराब है, मगर यहाँ बहुत जिस ज्यादा। तरीके से इस बीच जो पटना का एयरपोर्ट है और जो हेलीपैड है, वहां हर 10 मिनट पर 5 मिनट पर जिस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, और नेताजी लोगों के पास भरपूर पैसा है हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ करके प्रचार करने का, तो ऐसी बातों के बीच में जो है मुद्दे गौड़ हैं, हेलीकॉप्टर और उड़न खटोला जो है वो प्रधान हो गया है। तो हेलीकॉप्टर जहां कहीं उड़ता है और पहुंचता अब है तो वहां धूल बहुत उड़ती है, और वो मुद्दों को कई बार जो है खा जाती है। बिल्कुल। अब आपसे अंतिम छोटे छोटे सवाल, जिनका आप जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा लंबा हो गया। बस ये थोड़ा ये बताइए कि सबसे बड़ी आबादी तो मुस्लिम वोटर की 18%, उनको जी लेकर के क्या चल रहा है, और जन सुराज की जो स्थिति है उस पर क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मुस्लिम अपना नेतृत्व चाहता है और वो मजबूर है और कई तरह के पेंच में फंस गया है। सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर है, वो उनके तरीके से प्रतिनिधित्व देता नहीं। आपने गृह मंत्री का वो बयान या किन्हीं मीडिया चैनलों के माध्यम से देखा सुना होगा जब उनसे मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सवाल किया गया। तो लेकिन पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो कोई आश्रम नहीं चला रही हैं, उनसे बहुत ज्यादा आपको उनमें देखने की जरूरत नहीं। वो पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता को अपने हले में करने के लिए, अपने खेमे में करने के लिए, सत्ता पर सवार होने के लिए एक टूल है। जो लोग भी पॉलिटिक्स करते हैं वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, एक प्रकार है, इसीलिए उसमें साम दाम दंड भेद तरह तरह की बातें कही जाती हैं। आदर्शवादी स्थितियां आम जनता के लिए या यूं ही एकेडमिक बहसों के लिए हैं, मगर जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ब्रूटल है, और किस तरीके से होती है कि आप किस तरीके से दूसरों के यदि हक नहीं मिल रहा है तो छीन लें, और या तो दूसरों पर कब्जा कर लें। तो इस तरीके के बातों के बीच में चुनाव हो रहा है बिहार का। तो मुस्लिम अपना स्वतः स्फूर्त प्रतिनिधित्व चाहता है। एक तरह की खटखटाहट है, वो पिछले चुनाव में भी दिखी जब सीमांचल के इलाके में एमआईएम जो कि दूसरे किन्हीं और राज्यों की पॉलिटिकल पार्टी है, और चूंकि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति कर रही है, तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व वगैरह करने लगी हैं। ऐसे में जो मुस्लिम यूथ है, वो जो तबका है, वो इधर देख नहीं पा रहा कि किन्हीं मुद्दों पर अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक तरीके से कुछ कुछ कर रही है उनके साथ, तो उसका रिबटल या उसका एक तरीके से उस पर तीखा हमला तेजस्वी यादव करेंगे। तो जब ओवैसी कुछ बोलते हैं तो ओवैसी को अपने मोबाइल में खोल करके सुनती है इस मुद्दे पर, तो वो उनके पीछे आकर के लग भी जाती है। हालांकि पिछली बार की स्थितियों से इस बार की स्थिति थोड़ी जुदा होगी, क्योंकि उनके जो 4-5 एमएलएस बने वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो ऐसे में शायद एक आम मतदाता जो वहां का होगा वो ये सोचेगा कि ये जब सस्टेन करेंगे ही नहीं, 5 सालों तक आपको राजनीति करनी होती है, और आम जनमानस की बहुत सारी अपेक्षाएं भी होती हैं एक विधायक से, क्योंकि स्टेट जहां नेग्लिजिबल हो, कई बार एब्सेंट हो, वहां आप किन्हीं विधायक या सांसद के पास इसीलिए तो जाते हैं कि फला अस्पताल तक पहुंचने के लिए, फला स्कूल तक पहुंचने के लिए, फला थाने तक पहुंचने के लिए, अपनी एफआईआर दर्ज हो जाने के लिए उनके पास पर पैरवी के लिए पहुंचता है। तो इस तरीके की बातों के बीच में जब आपको यही करना है, तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व या मुस्लिम जो आबादी है लार्जर, वो अपना स्वतः स्फूर्त लीडरशिप चाहती है। वो किन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरीके से देखती नहीं, मगर वो मजबूर है, कई बार वो इस तरीके से फंस गई है। बात रही जनसुराज की, अंतिम बात की ओर बढ़ते हैं। जनसुराज कई जगहों पर बहुत क्रूशियल जंक्चर पर खड़ा है।
और वो कितना, जैसे यहीं जब मैं मोकामा में खड़ा हूँ, आप मोतिहारी के इलाके में हैं जब आप, तो वो कई एक जगहों पर ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा बहुत, तो जहां बहुत, मैं कह रहा हूँ क्लोज मार्जिन का चुनाव है, तो ये अंत में कैलकुलेट होगा। आज 5 बजे के बाद तरह तरह के जब आप सैंपल्स या जगह जगह से आप फीडबैक लेंगे, तो फिर चीजें निकल करके बाहर आ पाएंगी। मुझे लगता है कि बातचीत बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमसे बात करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।